मेरे कार्यालय में लोग हर समय अपने मुंह के आसपास की खड़ी होंठों की रेखाओं को लेकर चिंतित होकर आते हैं। ये कई लोगों के लिए बहुत परेशानी का क्षेत्र है। हो सकता है कि आप भी होंठों पर इन रेखाओं का अनुभव कर रहे हो, और हो सकता है कि आपने आज सुबह शीशे में देखकर कहा हो कि हे भगवान, इन होंठों की रेखाओं के कारण मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ। खैर, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि इनके क्या कारण हैं और इनका उपचार कैसे किया जाए। बने रहें। तो आइए बात करते हैं कि इनके क्या कारण हैं। ऊपरी होंठ की रेखाओं का सबसे आम कारण कम से कम अतीत में धूम्रपान करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए धूम्रपान करने वाले लोग अपने होठों को सिकोड़कर धूम्रपान करते हैं, और इससे उनके मुंह के आसपास के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। जब वे ऐसा करते हैं तो धुआं रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है और ऊतकों पर भी कुछ विषाक्त पदार्थ और अन्य प्रभाव डालता है। इसलिए हम देखते हैं कि होंठों पर रेखाएं पड़ जाती हैं, विशेष रूप से उन लोगों में जो भारी धूम्रपान करते हैं। लेकिन धूम्रपान में शामिल जोखिम के कारण समय के साथ अत्यधिक धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन हम अभी भी उन्हें धूम्रपान करने वालों से संबंधित देखते हैं, और मैं अभी भी लोगों को देखता हूँ जो भारी मात्रा में शराब पीते हैं। उनके होंठों पर भी बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि शराब का उनकी त्वचा और ऊतकों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे ऊतकों में शोष उत्पन्न होता है और उनके होंठ पतले हो जाते हैं तथा उनके मुंह के चारों ओर गहरी रेखाएं बन जाती हैं। होंठों पर रेखाओं का एक बहुत ही सामान्य कारण जो अक्सर होता है और जिसे वास्तव में बहुत कम समझा जाता है, वह है दांत। दांत छोटे या अंदर की ओर धंसे हुए हो सकते हैं, और जब दांतों में कमी आती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे चेहरे की कंकाल संरचना में भी बदलाव आता है। समय के साथ होंठ के चारों ओर की मांसपेशियां, जो ऑर्बिकुलरिस और इस मांसपेशी होती है, सिकुड़ने लगती हैं और ये दांतों के नए पतन के अनुरूप हो जाती हैं। अतः दांत सामान्यतः दांतों के ऊपर स्थित नरम ऊतकों के लिए संरचनात्मक आधार होते हैं, जो कि निश्चित रूप से होंठ ही है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ऊतकों में एक प्रकार का पतन होता है अंदर की ओर, तथा मांसपेशियां भी अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं। तो ये वास्तव में एक दंत समस्या है। ऑर्थोडोंटिक्स दांतों को पुनः व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है ताकि काटने की क्षमता पीछे न हटे और होंठ को सहारा मिले। बेशक इस तरह से इलाज करना असामान्य है, विशेष रूप से वृद्ध लोगों के मामले में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उस स्थिति से आगे निकल चुके हैं जहां ऑर्थोडोंटिक्स उनकी मदद करने जा रहा है। लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मंदी को छिपाने के लिए अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। होंठों पर रेखाओं का एक और कारण बेशक होंठों का बार बार सिकुड़ना है, और कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है जिस तरह से वे बात करते हैं या वे स्ट्रॉ के माध्यम से पीते हैं या ये उनकी आदत है कि हर बार बोलते समय उनके होंठ सिकुड़ जाते हैं, और अपने होंठों को सिकोड़कर वे अपने मुंह के चारों और गहरी रेखाएं बनाना शुरू कर देते हैं। एक अतिरिक्त कारण बेशक त्वचा को सूर्य की रोशनी से होने वाली क्षति है, और समय के साथ उम्र बढ़ने से न केवल त्वचा के नीचे की वसा क्षीण हो जाती है, बल्कि ऑर्बिकुलरिस और इस मांसपेशी भी क्षीण हो जाती है। अतः इस बात के कुछ अच्छे प्रमाण हैं कि मांसपेशी स्वयं ही शोषग्रस्त हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ऊपरी होंठ आपकी नाक के नीचे से नीचे की ओर खिसकने लगता है, जिसे उपनासिका क्षेत्र कहा जाता है, और यह होंठ समय के साथ लंबा होने लगता है। पुनः ये गतिशील परिवर्तन है जो कई वर्षों में घटित होते हैं, लेकिन यह भी उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं में योगदान देता है जिन्हें हम देखते हैं। इसलिए हमेशा धूम्रपान करने वालों के होंठों पर झुर्रियां नहीं होती। मेरे परिवार में ऐसे सदस्य हैं जिनके दांत अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनके होंठों पर झुर्रियां हैं, तथा उन्होंने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया। तो यह एक दिलचस्प समस्या है। अब सवाल यह है कि हम इन होंठ रेखाओं का समाधान कैसे करें, हम इन परिवर्तनों को होने से कैसे रोक सकते हैं। खैर, कभी कभी हम इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते क्योंकि यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य क्रम है। लेकिन उदाहरण के लिए, यदि आप सूर्य की पूजा करते हैं या अत्यधिक शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो आपको ये गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां न केवल होंठों की बल्कि चेहरे के बाकी हिस्सों की भी उम्र बढ़ाने में योगदान देंगी। आप यहाँ सनब्लॉक का भी उपयोग कर सकते हैं, और यह आपके मुंह के आसपास सूर्य की क्षति को रोकने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो निश्चित रूप से एक्टिनिक क्षति को रोकेगा, जो उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को जन्म दे सकता है। तो सवाल ये है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि मरीज हर समय आते हैं और वे अपने पेरियोरल क्षेत्र के स्वरूप को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वे पूछते हैं, अरे मेरे होठों से तुम क्या कर सकते हो। खैर, सबसे पहले आइए कुछ स्थापित करें। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने
होंठों की रेखाओं के बारे में अधिक शिकायत करती हैं और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। पुरुष आमतौर पर अपने ऊपरी होंठ के आसपास शेविंग करते हैं और शेविंग करके वे दैनिक आधार पर अपनी त्वचा को घिसते हैं, तो वे वास्तव में यहाँ माइक्रोडर्माब्रेशन कर रहे हैं और ऐसा करने से ये त्वचा को सख्त बनाता है और वास्तव में कुछ महीन झुर्रियों को हटा देता है। इसके अलावा सामान्यतः पुरुषों की त्वचा मोटी होती है। आप जानते हैं, यदि आपकी त्वचा मोटी है तो आपके ऊपरी होंठ पर झुर्रियाँ कम होंगी। अंततः महिलाओं की त्वचा पतली होती है। त्वचा और बाह्य त्वचा पतली होती है और इसलिए इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं के विकसित होने की अधिक संभावना होती है। एक बार जब आपके पास ये रेखाएं आ जाती हैं तो उनके उपचार के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका बोटुलिनम टॉक्सिन का उपयोग करना है, जैसे बोटॉक्स, और आप बोटॉक्स की अल्प मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तनु बोटॉक्स उन मांसपेशीय संकुचनों में से कुछ को बाधित कर सकता है, उस सीमा तक नहीं जहां आप स्ट्रॉ के माध्यम से चूस नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, लेकिन उस सीमा तक जहां आप मुंह के चारों ओर संकुचन को बाधित कर रहे हैं, क्योंकि होंठ सिकुड़े हुए हैं। चाहे वे खा रहे हों या बात कर रहे हों या स्ट्रॉ के माध्यम से पी रहे हों, आप मांसपेशी को थोड़ा कमज़ोर करना चाहते हैं। आप इसे उस हद तक नहीं करना चाहेंगे जहां आपकी बातचीत या खाने की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रभावित हो जाए। और वैसे मैं ऐसी किसी चीज़ के इस्तेमाल की अनुशंसा नहीं करूंगा जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे, जैसे कि बोटॉक्स, जो कि डॉक्सीफाई की तरह है, क्योंकि डॉक्सीफाई एक बोटॉक्स है जो 6 महीने तक चल सकता है। इसलिए यदि संयोगवश बोटॉक्स बहुत शक्तिशाली है और यह मांसपेशियों के संकुचन में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, तो आपको 6 महीने या उससे अधिक समय तक उसके साथ रहना होगा। जबकि यदि आप बोटॉक्स का उपयोग करते हैं तो इसका जीवन काल केवल 3 महीने का होता है। अतः यदि इंजेक्शन की गई दवा की मात्रा यदि कही जाए से अधिक हो जाती है तो इससे आपके ठीक होने का समय कम हो जाएगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से मुंह के आसपास इस लंबे समय तक चलने वाले बोटॉक्स का उपयोग नहीं करूंगी। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रोनीडलिंग का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। यदि इसे रूढ़िवादी तरीके से किया जाए और कई सत्रों में क्रमिक रूप से किया जाए तो आप उस तकनीक से अपने ऊपरी होंठ की खड़ी रेखाओं में सुधार कर सकते हैं। हालांकि यदि माइक्रोनीडलिंग प्रक्रिया आक्रामक तरीके से की जाती है तो इससे न केवल वसा बल्कि अंतर्निहित मांसपेशियों में भी कुछ शोष हो सकता है और इससे समस्या और भी बदतर हो सकती है। अतः जो कोई भी यह माइक्रोनीडलिंग कर रहा है उसे माइक्रोनीडलिंग उपकरण के माध्यम से दी जाने वाली शक्ति के बारे में अत्यंत सावधान रहना होगा और कभी कभी इसका आकलन करना पड़ता है और आप जानते हैं इसे सामने लाना पड़ता है। उन्हें इसे कम करना होगा ताकि वे फिर से बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करने और अवांछनीय द्वितीयक प्रभाव पैदा करने के मामले में आगे न बढ़ जाएं। ऊपरी होंठ की रेखाओं को सुधारने के लिए एक अन्य तरीका विशेष रूप से लेज़र रिसरफेसिंग का उपयोग करना है। अब लेज़र रिसरफेसिंग के अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले आप CO2 लेज़र का उपयोग कर सकते हैं या आप अर्बियम याग लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि CO2 लेज़र कभी कभी अंतर्निहित कोशिकाओं, विशेष रूप से आपके ऊपरी होंठ पर स्थित रंजित कोशिकाओं को बहुत अधिक गर्मी पहुंचा सकता है और होंठ क्षेत्र के रंजकता को कम कर सकता है। अतः यदि आप केवल होंठ के आसपास के क्षेत्र का उपचार करते हैं, जिसे सौंदर्य इकाई कहा जाता है, यदि आप CO2 लेज़र का उपयोग करते हैं और चेहरे के बाकी हिस्से का उपचार नहीं करते हैं, तो यहाँ की त्वचा और आपके मुंह के आसपास की त्वचा के रंग के संदर्भ में असमानता हो सकती है। इसका रंग हल्का लग सकता है। पुनः यह कार्य अनुभवी हाथों में ही किया जाना चाहिए ताकि ऐसा परिणाम प्राप्त हो सके जो इस क्षेत्र को आसपास के क्षेत्रों के साथ मिश्रित कर दे। मैं एर्बियम याग लेज़र का उपयोग करना पसंद करता हूँ जो ऊतकों को CO2 लेज़र जितनी गर्मी नहीं पहुँचाता और यह मुंह के आसपास की गहरी खड़ी रेखाओं को भी मिटा सकता है। इन दोनों लेज़र उपचारों का एकमात्र वास्तविक नुकसान यह है कि इस उपचार के बाद रोगी को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेखा जितनी गहरी होगी उपचार भी उतना ही गहन होगा और ठीक होने में भी उतना ही समय लगेगा। इसलिए यदि आपकी रेखाएं बहुत गहरी हैं तो आपको उन रेखाओं को समतल करने के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा और इसलिए रिकवरी अवधि बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा विकल्प फ्रैक्शनेटेड लेज़र का उपयोग करना है, जिसमें उपचार की अवधि अधिक तीव्र होगी, लेकिन यह आपको एब्लेटिव लेज़र जैसा परिणाम नहीं देगा। इससे रेखाओं में सुधार तो होगा लेकिन रेखाएं समाप्त नहीं होंगी। फ्रैक्शनेटेड लेज़र से उपचार की प्रक्रिया तेज़ होती है लेकिन इससे हमेशा
एक जैसे परिणाम नहीं मिलते। कुछ डॉक्टर मुंह के आसपास रासायनिक छीलने की भी सलाह देते थे और लेज़र के विकास से पहले कई वर्षों तक ऐसा आमतौर पर किया जाता था। डॉक्टर इन रेखाओं को चिकना करने के लिए फिनोल पील्स का उपयोग करते थे और यह उन रेखाओं को चिकना करने में बहुत प्रभावी था। फिनोल के साथ समस्या ये थी कि यह त्वचा में बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाता है। यह आपकी त्वचा को लगभग एक प्लास्टिक जैसी बनावट दे सकता है और यह त्वचा का रंग बिगाड़ सकता है। इसलिए यह उपचारित क्षेत्रों को पुनः हल्का कर सकता है। इसलिए यदि आप इसे केवल एक सौंदर्य इकाई के रूप में देखते हैं और चेहरे के बाकी हिस्सों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो होंठ और आसपास के क्षेत्रों के बीच असमानता हो सकती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से फिनोल की सिफारिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर रंगहीनता, डिपिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। दूसरा विकल्प ग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग करना है, जो एक अन्य प्रकार का रासायनिक छिलका है जो कि निश्चित रूप से बहुत हल्का होता है, लेकिन फिर भी लेज़र से प्राप्त होने वाले समान परिणाम को प्राप्त करने के लिए इसे क्रमिक रूप से कई बार करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे लिए ऊपरी होंठ पर झुर्रियों को उन्हें हटाने या चिकना करने के मामले में लेज़र ही सर्वोत्तम उपाय है। हालांकि कभी कभी ठीक होने में लंबा और कठिन समय लग सकता है तथा गुलाबी क्षेत्र पूरी तरह से गायब होने में कभी कभी 6 सप्ताह से 2 महीने तक का समय लग सकता है। इस बीच बेशक आप मेकअप लगा सकते हैं और उन क्षेत्रों को ढक सकते हैं। बेशक ऊपरी होंठ पर खड़ी रेखाओं के लिए एक और ट्रिलियन फिलर्स हैं जिनका मैंने शुरू में उल्लेख नहीं किया, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक अस्थायी समाधान है। अब फिलर्स का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बहुत ही पतले तरीके से उपयोग करना होगा। इसीलिए कभी कभी आप फिलर या चिकित्सक, चाहे वह नर्स हो या डॉक्टर, को इसे पतला करना पड़ता है। उन्हें हाइलुरोनिक एसिड जेल को पतला करना होगा तथा उसे इतना पतला करना होगा कि वह आसानी से बह सके। और अब कुछ ऐसे फिलर्स आ रहे हैं जो प्रकृति में बहुत पतले हैं। मैं जानता हूं कि रेस्टाइलन कुछ के साथ सामने आया है और जुएड्रम कुछ के साथ सामने आया है और वहाँ भी टियोसाइल है जो रिडेंसिटी कुछ है। और मुझे कुछ ऐसे उत्पाद पसंद हैं जो पहले से ही बहुत पतले, बहुत कम चिपचिपे तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि आप इन पतले भरावों से बहुत महीन रेखाओं को भर सकते हैं। इन भरावों का एकमात्र नकारात्मक पक्ष बेशक ये है कि वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि उनकी चिपचिपाहट कम हो गई है, लेकिन वह उन रेखाओं को बहुत प्रभावी ढंग से भर देते हैं और वे गांठ नहीं छोड़ते, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। तो ऐसा करने का यही नकारात्मक पक्ष है और निसंदेह आपको उन सुधारों को बनाए रखने के लिए इसे बार बार दोहराना होगा। अब घरेलू उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे डर्मा रोलर्स, और कुछ लोग लगभग दैनिक आधार पर उनका उपयोग करते हैं और वे इन डर्मा रोलर्स के साथ अपनी त्वचा पर डर्मा रोल करते हैं। मुझे इस बारे में थोड़ी शंका है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि सबसे पहले ये उतना बांझ नहीं है। यदि आप बार बार डर्मा रोलर का उपयोग करते हैं तो उस पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, और जब आप इसे रोल करते हैं तो आप त्वचा में सूक्ष्म छिद्र बनाते हैं और डर्मा रोलर्स के कारण आपको कुछ स्थानीय संक्रमण हो सकता है। इसी कारण से मैं उन घरेलू उपकरणों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। और बेशक डर्मा रोलर के साथ दूसरी समस्या यह है कि प्रवेश की गहराई होंठ के पूरे स्पेक्ट्रम में एक समान होती है। आपकी त्वचा की मोटाई के आधार पर गहराई को बदलने का कोई तरीका नहीं है, अतः समय के साथ इसमें परिवर्तन हो सकता है। एक अतिरिक्त घरेलू उपाय निश्चित रूप से रेटिन ए का उपयोग करना भी होगा। रेटिनॉइड उत्पाद आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन को गाढ़ा कर सकते हैं, जिससे त्वचा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। त्वचा मोटी हो सकती है और आपके मुंह के आसपास की कुछ महीन रेखाएं और झुर्रियां कम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप धूप में जा रहे हैं तो आप रेटिनॉइड उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते। जब आप रेटिनॉइड्स लेते हैं या रेटिनॉइड्स का उपयोग करते हैं तो मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत अधिक धूप में रहने के साथ मेल नहीं खाता है। और हाँ, यदि आप रेटिनॉइड्स का उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको नियमित रूप से, यदि संभव हो तो, प्रतिदिन अपने मुंह के आसपास सनब्लॉक का उपयोग करना चाहिए, ताकि कई वर्षों तक होने वाली सूर्य की क्षति को रोका जा सके। ये मूलतः इस बात का सारांश है कि मैं ऊर्ध्वाधर होंठ रेखाओं या लिपस्टिक रेखाओं, यदि आप उन्हें ऐसा कहना चाहें, वाले रोगियों से कैसे संपर्क करती हूँ। आज मैंने आपको होंठों की रेखाओं के बारे में जानकारी दी है कि इनके क्या कारण होते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए तथा इनका उपचार कैसे किया जाए। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पूर्ण लगी होगी और आपके पास अपने चिकित्सकों से पूछने के लिए सही प्रश्न होंगे। और यदि आपके कोई और प्रश्न हों तो कृपया उन्हें नीचे लिखें। मैं उनके सवालों का जवाब देने में बहुत खुश हूँ और मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।